बहुत ज़रूरत होती है। और उसमें जैसे इन्होंने कहा कि कांट का पढ़ लीजिए, लाप्लास का पढ़ लीजिए। वो कांट और लाप्लास, जैसे उसको क्यों पढ़ लीजिए, किधर गया? कांट का और लाप्लास का पढ़ लेंगे हम। उसके बाद साथ नियतवाद, ये भी तो है, संभावनावाद है कि नहीं? नहीं पढ़ा तो दो एस्पेक्ट से फिर पढ़ते हैं, नियतवाद और संभववाद। संभववाद के अंतर्गत कि हमारे पास असीम संभावना है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। भौगोलिक चीज़ों को चेंज नहीं करते हैं, नदियों पे बांध बना लेते हैं, फॉरेस्टेशन कर लेते हैं। मान लीजिए किसी चीज़ को, कहीं पे भूमि है वहाँ पे हम जंगल लगा सकते हैं। जैसे आपके बगल में देखिए एक जंगल है, कौन सा जंगल है? कुसमी जंगल, कुसमही है ये, कुसमही जंगल। और कितना विशाल जंगल है ये, इसको अपने आप थोड़ा जमा हुआ है, लगाया गया है। एक संभावना भी है उसमें। नियतवाद के मतलब जो नियत है उसमें आप क्या चेंज करोगे? कर सकते हो क्या? कर सकते हो आप चेंज? पृथ्वी घूम रही है सूरज के चारों ओर, उसमें आप चेंज कर सकते हो। पृथ्वी खुद घूम रही है अपनी धुरी पर, चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो फिर वो नियतवाद के अंतर्गत आता है। अब ये कांट और लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया। ये कौन थे? ये कोई वैज्ञानिक तो थे नहीं, दार्शनिक थे। तो दार्शनिक व्याख्या दर्शन के अनुसार करेगा। कांट क्या थे? वो दार्शनिक थे, समन्वयवादी दार्शनिक थे। लेकर तुम फिर वहीं पहुंच जाओगी तुम। समन्वयवादी दार्शनिक माने दर्शन में ही जाना पड़ता है। नहीं, हम शुरू करेंगे ना, शुरू तो हमको करना है, अंत आपको करना है। नहीं, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मेरा ये कहना है कि ले देकर फिर वहीं चलते हैं ना, वो दर्शन पहुंच जा रहे हैं। दर्शन मेरा विषय रहा है। तो समन्वय दार्शनिक किसका समन्वय करते हैं? ये बुद्धिवाद का और अनुभववाद का, इसका समन्वय करते हैं। क्योंकि जो दार्शनिक होगा वो किसी चीज़ की व्याख्या कैसे करेगा? दर्शन के आधार पर कि पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे हुई, मान लोगे आप कैसे हुई? मान लोगे? मान लोगे आप? नहीं मानोगे। ऐसी संभावना है कि इससे क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर, क्वेश्चन आ सकता है, कभी पूछ ले वो कि नियतवाद किसे कहते हैं, कांट के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति क्या है, लाप्लास के अनुसार क्या है, संभावनावाद क्या है, संभववाद क्या है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, एक लाइन का क्वेश्चन आ सकता है इस पर। लेकिन वो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में सही व्याख्या नहीं होगी। पृथ्वी के पहले तो यूनिवर्स के बारे में जानेंगे कि यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई। जानेंगे कि नहीं जानेंगे? जानेंगे कि नहीं जानेंगे? आज तो केवल इंट्रोडक्शन करना है कि कैसे जानेंगे, कैसे हमको पढ़ना है, क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए आपको भूगोल के अंदर। सबसे पहले आपकी जानकारी होनी चाहिए, देखो पहले सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि आप एक यूनिवर्स में हो, अंतरिक्ष में हो। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड में हो, और ब्रह्मांड में कई सोलर सिस्टम है, उसमें से एक सोलर सिस्टम आपका है, जिसके अंतर्गत पहले 9 ग्रह थे, बाद में एक ग्रह को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? कौन सा ग्रह हटा? प्लूटो। प्लूटो, अरे रुको भाई, ऐसे देखा? अच्छा, ऐसे हो जाएगा प्लूटो। आए, प्लूटो प्लेटो में अंतर है। यहाँ भी देख लीजिए, ये ग्रह है और ये क्या है? महाग्रह है। दार्शनिक है, पढ़ा नहीं प्लेटो के बारे में?
ग्रीक दार्शनिक थे। इतिहास में आएगा, इतिहास तो अब हमसे छूट गया, ये ग्रीक दार्शनिक थे, ग्रीक दार्शनिक थे ये, इंपॉर्टेंट है इनका। प्लेटो का सिद्धांत पढ़ा है, प्लेटो, अरस्तु, वो एक दार्शनिक थे। अरस्तु के बारे में तो सुना होगा, इनको तो सुना होगा, ये दार्शनिक थे। प्लेटो को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? हटाने का क्या रीजन था? हाँ, जैसे बात है ना कि जो भी ग्रह चक्कर लगाते हैं ना, पास वाले तो ठीक है गोलाकार चक्कर लगाते हैं, लेकिन बाकी स्पेरिकल चक्कर लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, देखा ऐसे सूरज के केंद्र को ऐसे लगाते हैं। तो अब कोई और ग्रह है जो लगा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इस भाग को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। वो इंटरसेक्ट करता था, आया समझ में? तक ये इंटरसेक्ट करने में भी सालों लग जाते थे, क्योंकि वहाँ पे लंबी दूरी तय करनी होती थी, उसकी स्पीड कम थी। मैंने बताया अभी अभी उसको बताता हूँ कि कैसे उसका आम जीवन में उसका उपयोग होता है। समझोगे आप, इसको प्योर फिजिक्स है, पूरे भूगोल में आपको फिजिक्स ही मिलेगा। और जो आप कह रहे हो फिजिकल ज्योग्राफी, तो फिजिकल ज्योग्राफी पूरा फिजिक्स है, कहीं कहीं इसमें केमिस्ट्री आ जाएगा, आएगा। और जैसे कैल्शियम की चट्टान है, तो आपको जानना पड़ेगा कि कैल्शियम की जो चट्टान, ये जो कैल्शियम है ये रॉ मटेरियल है। अगर पानी इस पर कहीं से आया तो वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। दोनों मंतर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिप्सम है, वहाँ आपको केमिस्ट्री मिलेगी कि नहीं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है हड्डियों को जोड़ने में, जो प्लास्टर, इसको हिंदी में हम गांव में प्लास्टर ही कहते हैं, तो वहाँ पे है। स्टेलाइट की चट्टानें मिलेंगी, स्टेलाइट पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा है? वो आपको मिलेंगे ऐसे, यूपीएससी में ऐसे आकृति भी दे सकता है, ऊपर से भी ऐसे ऐसे मिलती रहती है, ऐसे ऐसे। हाँ, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, वो बेसिकली तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब पानी उस पर पड़ता है तो वो क्रिया करके कैल्शियम बनता है, फिर उस पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, वो धीरे 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 जमते जमते ऐसे ऐसे आकृतियाँ आपको देंगी। इस सारी आकृतियों को पढ़ना है, सब पढ़ना है आपको। तो वो किस में आ जाएगा, केमिस्ट्री में। आ रहा है समझ में? आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। अब देखो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? इसको सबसे पहले किससे? जल से। जल से ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया क्या? जल से उत्पन्न हुआ ब्रह्मांड। जल से कैसे कहना है वो? अभी वो इतिहास में चल रहा है। जल से उत्पत्ति का कहाँ सिद्धांत मिलता है? वो तो बचाया गया था, भगवान विष्णु ने जो है बड़ा अवतार लेकर, यही तो कह रहे हो क्या? बड़ा अवतार में समुद्र से ऐसे उसको बाहर किया था पृथ्वी पर। जल प्रवाह की घटना भी तब की है, वो जल से नहीं हुआ था। हाँ वैसा है, उसके लिए भी कोई ऐसा ठोस है कि नहीं इसी से हुआ, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बिल्कुल शुरुआत में यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स अपने आप सिकुड़ता चला गया। और जब कोई चीज़ लगातार जो है उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, और देखो फिर फिजिक्स शुरू हो गया। जब घनत्व तो बढ़ेगा उसका, तो जी क्या हो जाएगा उसका, वो भी बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं?
आप बताओ बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। जितना घनत्व वाला ग्रह होगा उतना ज़्यादा उसका जी होगा, जितना बड़ा ग्रह होगा उतना जी होगा। ठीक है। पृथ्वी का कितना है? 9 और चंद्रमा का कितना? कितना? बाई 6। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां भाग है वहां। 1/6 है। क्यों ऐसा है? थोड़ा देखना उसमें। 1/4 है कि 6 है? 4 है। अच्छा 1/4 है तो हाँ, 4 4 दूनी, एक बार देख कंफर्म करना। 1/4 है। यानी कि वहाँ जब पृथ्वी से जब छोटा हो गया वो, तो उसका गुरुत्वाकर्षण क्या हो गया? कम हो गया। जब बड़ा होगा तो गुरुत्वाकर्षण बड़ा होगा। अब क्या होता है, जब वो पूरा इन्वर्स एक जगह संकुचित होता चला जा रहा है तो उसका क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बढ़ता जाएगा। मिला कि नहीं? जब बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? वो उसके अंदर जो है गुरुत्वाकर्षण बल जब बढ़ेगा तो आसपास की सभी चीज़ों को क्या करेगा? वो खींच लेगा और खींच कर जो है उसको और प्रेशराइज करके छोटे फार्म में आता जाएगा। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो कोर से ही तो जी शुरू होता है, कोर पे जी 0 हो जाता है और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वो बढ़ता जाता है। पृथ्वी के तल पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है कि नहीं? यहाँ पर जी समुद्र तल पर 9.8 होता है। ध्रुवों पे थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ऐसे होने से क्या हुआ कि मिला कि नहीं? आप देख लो एक बार, कंफर्म कर लो। अब वो तो मैंने 11th का नहीं पढ़ा है, कहाँ दिया है? मैं तो 11th में किया। हाँ, क्यों नहीं पढ़ सकती हैं? पढ़ी से पढ़ना होगा। जहाँ से आप समझ लें वहाँ से पढ़ लीजिए। तो हाँ, तो वही तो मैं बताने जा रहा हूँ। आपका मछली से हुई थी। कितना हुआ बताओ आप? देखना उसको थोड़ा बता दो। हाँ तो होगा, हो सकता है थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हूँ, ज़्यादा दिन देखेगा होगा। आप यही बोल रहे हैं ना कि पृथ्वी का व्यास चंद्रमा के व्यास का, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, ऐसा ही कुछ है। नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स 1/6 मेरा तो आप गड़बड़ करा दोगे। मुझे तो जो याद आ रहा है सही याद आया होगा। एक बार आप देखो नेट पे सर्च करो, फिर मैं इसको सही करूँ। क्योंकि आप चूंकि नहीं देखा है तुरंत का तो आप कन्फ्यूजन हो सकता है उससे, तो आपको गलत नहीं बताया जाएगा। 6 ही होगा, 1/6 ही होता है। आप एक बार देखो। अब ये क्या हुआ, जब इसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए एक ऐसा है कि जैसे हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उसमें हमारा सोलर सिस्टम उत्पन्न हुआ। एक दिन सूरज भी क्या होगा? वो उसके अंदर के सारा हाँ सर, वही है। हाइड्रोजन जो है वो, हाइड्रोजन क्या होगा? वो समाप्त कितना होगा? 1/6 ही। हाँ तो 1/6 ही है। तो मैं कैसे इतना जल्दी वो हो गया? मैं तो मुझे याद था, लेकिन मैं सोचा हो सकता है कोई बहुत बड़ा, बहुत दिन हो गया। 1/6 होगा। म्याच नहीं हुआ, मैं कहा ग्रेविटेशनल फोर्स जी की बात कर रहे थे मैं। तो वहाँ 9.8 है, उसका वो 1/6 कर देंगे तो वो आपका यहाँ का निकल जाएगा। देखो आप व्यास पे मत जाओ, एक चीज़ क्लियर कर लो। तो मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ आपको कि इसमें पूरा फिजिक्स लगा हुआ है। अब किसी भी चीज़ का व्यास बहुत बड़ा होगा तो उससे जी का मान ज़्यादा हो जाएगा क्या? मुझे तो आपको इसीलिए लगाया गया है कि आपके जो डाउट है वो ख़त्म हो जाएंगे। एक आध 2 दिन में मैं भी प्रिपेयर हो जाऊंगा, क्योंकि अब हिस्ट्री से सीधे मैं किस पे आया हूँ? भूगोल पे।
और सामग्री भूगोल की भी नहीं है मेरे पास। तो डाउट क्लियर करना है तो वो तो डाउट क्लियर जो है वो होता ही रहेगा, क्योंकि उसमें नहीं कोई लीकिंग होगी। फैक्चुअल तो कमजोर हो जाता है नहीं पढ़ाता है तो। अब इतिहास में 11 साल बाद मैं पढ़ा हूँ, 12 साल बाद, तो उधर फैक्ट अब ठीक हो रहा था, तो अब इधर का जो है वो आज से तुरंत भूगोल पे पढ़ाना शुरू हो गया। अभी तो मैं समय नहीं है कि कहीं से बुक वगैरह अरेंज करूँ। चलिए ठीक है, 1/6। एक चीज़ आप क्लियर कर लो, देखो सुन लो सब लोग ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुन लो। इतिहास की तरह नहीं, जब क्वेश्चन आता था तो उसको भी मजाक में ले लिए, इसको भी मजाक में ले लो। इसमें हर एक शब्द का मतलब रहेगा। और 1.5 घंटे वो क्लास चलती थी, तो 1.5 घंटे में आप लोग बात भी कर लेते थे। इसमें नहीं बात कर पाओगे, इसमें 1 घंटा, 1.25 घंटा, 45 मिनट से ज़्यादा मैं पढ़ाऊँगा भी नहीं, उससे ज़्यादा आप समझ नहीं पाओगे। आज पहला कुछ दिन है तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ। अब मुझे लग रहा है जितना बताना था उतना भी नहीं बता पाऊँगा, आज वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊँगा। अब इन्होंने कहा कि जिसका व्यास बड़ा होगा, मान लीजिए कि चंद्रमा का व्यास आप लोग का 1/4 है, ये पृथ्वी के बराबर ही होता, तो क्या जरूरी है कि उसका जो है ग्रेविटेशनल फोर्स 1.8 होता, 9.8 होता? जरूरी है? जरूरी है? बताओ भाई। समझो बात को। क्या ये जरूरी है कि अगर पृथ्वी का जितना व्यास है उतना ही व्यास चंद्रमा का होता तो उसका भी जी 9.8 ही होता? एक आपको जी ऐसा आएगा, एक कांस्टेंट जी है। ये जब ग्रहों की चाल या जब सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, जब आप पढ़ोगे उसमें तो वो आएगा। फिजिक्स का भी फिजिक्स ही है। इसको बताओ जल्दी, मैं आगे बढ़ूं। क्या ये जरूरी है? आपने जो कहा, इन्होंने क्या कहा कि बड़ा है, वो है, उससे होगा। क्या जरूरी है कि अगर पृथ्वी का व्यास चंद्रमा के व्यास के बराबर हो तो चंद्रमा और पृथ्वी का जो है ग्रेविटेशनल फोर्स सेम 9.8 होगा? नहीं, डायमीटर। रेडियस त्रिज्या होती है। अब इसको जब कर देंगे डबल हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो किसी भी जो ग्रह हैं उनका अगर डायमीटर बड़ा होगा तो कोई ज़रूरी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेम होगा? अगर सेम है तो, डायमीटर सेम है तो। हाँ या ना बताओ तब तो आगे बढ़े। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो किस पे निर्भर करता है? डेंसिटी पर। डेंसिटी पर। कोई ग्रह ऐसा हो सकता है कि वो बड़ा हो लेकिन उसकी डेंसिटी कम हो, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स से वो कम होगा। वही तो बिग बैंग थ्योरी समझा रहा है, जो वो बोल रहे हैं बिग बैंग थ्योरी। वही तो मैं कह रहा हूं कि एक टाइम लिमिट है कि 15, 20, 25 करोड़ साल बाद ऐसा होगा कि सूरज के अंदर की सभी हाइड्रोजन जो गैस है वो समाप्त हो जाएगा। अब समाप्त होने के बाद वो संकुचन शुरू होगा, इतना टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा और फिर वो जो है रेड गेंट में, रक्तदानों में बदल जाएगा। उसके बाद से सुपरनोवा विस्फोट भी होता है, वो टूट जाते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा हो जाए, इतना संकुचित हो जाए कि आसपास को ग्रहों को खींचने लगे। ऐसी संभावना है कि अगर उसमें विस्फोट नहीं हुआ, टूटा नहीं, तो वो इतना उसका जी बढ़ जाएगा कि आसपास के ग्रहों को भी वो खींच लेगा और एक दिन पृथ्वी भी उसमें समा जाएगी।
है समझ में, और पृथ्वी के अस्तित्व को भी खत्म कर देगा। ये आज की घटना नहीं होगी, होगी तो 15-20 करोड़ साल बाद की बात है। 15-20 करोड़ साल तो बहुत हुए ना, ऐसा हो सकता है। तो डेंसिटी जब ज़्यादा होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऐसा समझ में, आकार से नहीं मतलब है, इसको कंसेप्शन निकाल दो। हाँ, आकार बड़ा होता है तो भारी तो होगा ही। अब लकड़ी भले लोहे से हल्का होती है, लेकिन इतना बड़े लकड़ी को ले लें, तो इतना बड़ा लोहा ले लें उसी मोटाई का, तो लकड़ी भारी हो सकती है, बड़ी है तो। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डेंसिटी पर निर्भर करता है। डेंसिटी मतलब घनत्व। आप पढ़े मास, मास मतलब क्या होता है, भार। भार बराबर क्या होता है, v गुणे डी। वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या हिंदी में बोलेंगे, आयतन गुणे घनत्व। ऐसा ही तो होता है। अब आप यहीं से देखो ना, अगर हम v को कम कर देंगे तो d क्या हो जाएगा, कैसे कम हो जाएगा। कृषि जलवायु नहीं है ये कृषि जलवायु आप नहीं पढ़ रहे हो। देखो मास बराबर होता है v इंटू डी। डी मतलब हो गया डेंसिटी, मतलब घनत्व। ये हर जगह काम करेगा, फिजिक्स में भी काम करेगा, बाकी जगह। v मतलब होता है वॉल्यूम, यह मतलब होता है मास। मास मतलब कि हो गया द्रव्यमान, भार नहीं करते इसको। अब यहां देखो वेट, वेट और मास में क्या अंतर है। वेट मतलब क्या होता है, भार। और द्रव्यमान, हिंदी वाले समझे क्या डिफरेंस है। अब देखो जितना आप ग्रहों को पढ़ोगे ना, जो भी आप आगे देखोगे, जो रटने वाली चीज़ आप रटते हो कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना, इतना ये, इतना चक्कर ये लगा रहा है, उतना चक्कर, सब अभी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। हमको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कल कल जो पढ़ोगे आप रटने वाला पढ़ोगे, रटने वाली चीज़ें पढ़ोगे, यही चीज़ समझ में आ जाएगा। अगर जो समझ जाएगा वो अपने आप एक बार पुस्तक देखेगा समझ में आ जाता है, यही होगा। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, बस। अब देखो, अब यूपीएससी में क्वेश्चन आया, एक आया नहीं मतलब आ सकता है, संभावना है आया, कि किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का, इन्हीं का करते हैं, इनका, ये चिंता में पड़ी हुई है, क्या नाम है, प्रतीक्षा। सही है। प्रतीक्षा का जो द्रव्यमान है, मतलब जो इनके शरीर का जो द्रव्यमान है, भार शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, द्रव्यमान, वो जो है यहाँ पे 22 किलो है। कितना है, 22 किलो है। अब इनको ले जाते, इनका भार जो है ये मान लीजिए कि कुछ है, 22 किलो नहीं है, कुछ बढ़ के है। अब इनको जो है हम ले जाते हैं चंद्रमा पे, चंद्रमा पे ले जाते हैं, तो इनके इनके भार में क्या अंतर पड़ेगा, द्रव्यमान में क्या अंतर पड़ेगा, द्रव्यमान कम हो जाएगा। द्रव्यमान कम होगा। सर आप ही बता दीजिए, भागल पूछ के बता रहे हैं।
बार बार पूछ ले इसलिए कि आप बताओगे तो मैं तो देखो क्या समझ रहे हो, कहाँ गड़बड़ी हो रही है। बताने के लिए तो मैं ससरा के बता के निकल जाऊँगा, फिर आप कल कहोगे क्या है। बार बार पूछने का मतलब है कि आप कुछ दिमाग लगाओ, समझो क्या समझना चाहते हो। बताने की बात है तो मैं पहले ही बता देता, तुरंत बता कर निकल जाता। मैं ऐसे बता देता, ख़त्म हो जाता। वैसे ही करूँ, बता के निकल जा रहा हूँ। चलो देखो, मास क्या होता है, मास अपरिवर्तनशील होता है, इनवर्स होता है। जो मास होगा कहीं भी जाएगा वो एक ही बराबर होगा। वेट जो होता है उसमें जी जुड़ जाता है। हम खड़े हैं यहाँ पे तो जो हमारा मास है उसके साथ जो है वेट जो हमारा है, वेट के साथ मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स भी जुड़ा हुआ है, जी भी काम कर रहा है। इसीलिए जैसे आपने देखा होगा कि जब अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति जाता है तो वो आजकल तो आप देख ही रहे हो, मुझे तो नहीं देखा हूँ। इस बात की मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं ये जो अंतरिक्ष में कौन गया आया ये सब मैं इधर देख ही नहीं पा रहा हूँ, समय नहीं है, नहीं देखता हूँ। नहीं, पहले के अनुभव से मैं देखता हूँ। पहले जो देखा था 15-16 सालों से, मैं तो 12 साल से कोई किताब भी नहीं छुआ। लेकिन आप देखो, जब आप लोग देख रहे हो, टीवी देख रहे होगे, टीवी चलता ही नहीं है, समय नहीं, कौन टीवी चलाएगा। आप देखो जो आदमी वहाँ जाता है वो उड़ता रहता है ऐसे, वो खाना भी नहीं खाता तो पेस्ट से खाता है। और वो ऐसे चंद्रमा पे चलता है, मैंने चंद्रमा पर जो पहले मैं देखा था ऐसे चलता है, तो ऐसे ऐसे चलता है, तो वो उड़ता हुआ चलता है। ऐसे चलता है कि नहीं उड़ता हुआ? ऐसा क्यों होता है? अब आदमी को देखो, एक चीज समझो, मान लो कि एडविन एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग दो व्यक्ति थे, दोनों लोग चंद्रमा पे गए। यहां उनका कुछ था द्रव्यमान, वहां भी होगा ना, वहां भी उनको आराम से ऐसे चलना चाहिए था। हाँ चलो बताओ, बताओ क्या हाल है। ऐसे जैसे मैं दबा के चल रहा हूँ, पैर ऐसे चलना चाहिए था, लेकिन वहां पर तो ऐसे उड़ते हुए चलते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो वही तो मैं समझा रहा हूं। तो क्या वो व्यक्ति जब वहां गया तो उसका मास कम हो गया? कम हो गया। तुम किसी दूसरे ग्रह पर चले जाओगे तो हल्के हो जाओगे? कुछ नहीं, द्रव्यमान किसी पदार्थ का जो है वो उसके वॉल्यूम और घनत्व का मल्टीप्लाई होता है, वो चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होगा, उसका वेट चेंज होगा। और वेट में क्या डिफर कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। चूंकि अंतरिक्ष में जी का मान 0 हो जाता है, कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, इसलिए मेरा शरीर क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। मल्टीप्लाई करो, प्रतीक्षा 22 किलो की गुणे 0 कितना हो गई? 0 किलो की। अब जब अंतरिक्ष में 0 की हो गई तो अपने आप ऐसे तैर रही है, उड़ रही है। वो तो यहाँ हुक लगाया जाता है, यहाँ पे बांधा जाता है, नहीं तो अंतरिक्ष से बाहर निकलते समय जो रिपेयर करते हैं वहाँ जो अंतरिक्ष स्टेशन है तो उसमें हुक लगाया जाता है, नहीं तो आप इनवर्स पर निकल जाओगे, पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। हमारे समझ में क्लियर हुआ कि नहीं? अब आपका जब जी ही 0 हो गया तो 0, इसीलिए कोई भी चीज जब हम पृथ्वी से कुछ मीटर ऊपर छोड़ते हैं तो ठक से गिर जाती है। इसका जो यहाँ पे वेलोसिटी होती है वो यहाँ पे और बढ़ जाती है। होता है कि नहीं? किसी को छत से ढकेल दो तो अगर वो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से वो गिर रहा है नीचे, प्रति सेकंड के हिसाब से गिर रहा है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो वो जो है नीचे आते आते उसकी गति बढ़ जाएगी और तड़ से गिर के मर जाता है। लेकिन उसी व्यक्ति को हम अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं तो वो घूमता रहता है ऐसे ऐसे, वो गिरता ही नहीं है। यानी कि मास में अगर हम वेट में जी को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, वो वेट हो जाएगा। हम जो तौलते हैं वेट तौलते हैं। अब आया समझ में? या भी नहीं आया? अब देखो, इंग्लिश में और हिंदी में अंतर है। हिंदी में इसको मास को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान मतलब कि द्रव्य का मान, मैटर का जो है वो मान जो होता है वो, इसको द्रव्यमान कहते हैं। वेट को हिंदी में होते हैं, उसी तरह से उसमें घूमते रहते हैं।
दोनों में अंतर है। अभी कई ऐसी चीज़ें आएंगी जिसमें आपको अंतर दिखाया जाएगा। आप इसको आप देखो कि जब कोई ग्रह भारी है, हल्का है, अब इसको मैं बता रहा था यहीं से वो शुरू होता है। ग्रह तो पढ़ ही लोगे आप, ग्रह तो एक दिन में सब खत्म कर देंगे हम, कौन से ग्रह कहाँ से आए। अभी देखो क्या हो गया, वहीं दबा देते, हवा लग रहा है क्या? अभी कहा है मैंने, वी मतलब क्या हुआ, वैल्यू मतलब होता है आयतन। आयतन किसे कहेंगे? वेलोसिटी में तो वेग होता है। देखिए इसमें भी अंतर है, स्पीड और वेग में, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर है कि नहीं? हर एक शब्द का देखिए वो अब इतिहास गया जमाना, जब इधर आप पढ़ोगे तो हर एक चीज़ का मतलब स्पीड और वेलोसिटी में भी अंतर है। उधर हम नहीं जाएंगे अभी, स्पीड वेलोसिटी में क्या अंतर है, वही अंतर है जो मास और द्रव्यमान में अंतर है, मतलब उस वही अंतर नहीं, लेकिन उसी तरह का अंतर है। वेलोसिटी क्या होगी, एक निश्चित दिशा में होगी, इसका डायरेक्शन होगा। स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं है, वो केवल ये बता रहा है कि हाँ इतने चाल से चल रही है। लेकिन जब हम उसमें वेलोसिटी लगा देंगे तो वो एक निश्चित डायरेक्शन में बताएगा, है ना। तो आप जो ये वॉल्यूम जो कह रहे हो वो वेलोसिटी वाला नहीं है, ना स्पीड वाला है, ये आयतन है। आयतन किसे कहते हैं, इसमें से कोई बताएगा? सब फिजिक्स पढ़े होंगे, मैथ पढ़े होंगे। यल इंटू बी इंटू एच, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल को क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। तो अब इसमें मास में क्या होता है, एक आयतन होगा और फिर डेंसिटी होगी। ठीक है, अब ये देखो मास तो हमेशा कांस्टेंट है, अगर 10 ग्राम है तो ये कांस्टेंट है कि नहीं? अब हम अगर किसी का वॉल्यूम बढ़ा दें तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर हम डेंसिटी बढ़ा दें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब बिग बैंग थ्योरी को समझिए। ये इतना वॉल्यूम है, अब इतने पे आ गया वो। ये तो कह रहे थे आप, अभी तो वही कह रहे थे। जॉर्ज लेमेंथियर ने क्या कहा? लेमेंथियर ने क्या दिया? बिग बैंग थ्योरी। हिंदी में इसको लिखेंगे हम महाविस्फोट सिद्धांत। अब यहां से समझ में आया वॉल्यूम क्या हो रहा है उसका, इतने से घट के कितना हो गया, इतना हो गया। तो क्या बढ़ गया? डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी इंक्रीज हुई। डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो क्या बढ़ेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, जी का मान बढ़ जाएगा। तो जब पूरा ब्रह्मांड एक जगह संकुचित हो रहा था तो उसका घनत्व क्या हो रहा था? जब हम आगे जब यूनिवर्स पढ़ेंगे, हम यूनिवर्स आपको नहीं पढ़ाएंगे पूरा, वो बाद में पढ़ाएंगे, वो बच्चों के पढ़ने वाली चीज़ है। ग्रह है उसको चक्कर लगाते हैं, ये सब भी आप पढ़ोगे, यूपीएससी के पेपर देने जा रहे हो, इसको बाद में पढ़ाएंगे हम, क्योंकि जब आप यहाँ नीचे से समझ जाओगे तो आगे समझोगे। जैसे सर ने पढ़ाया वो एनसीईआरटी से पढ़ाया, एनसीईआरटी बच्चों के लिए होता है, उनको कोई कोऑर्डिनेट करने के लिए ऐसे नहीं होता जैसे कक्षा, देखो उनकी गलती नहीं है, हमारी गलती है, हम भी इतिहास पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाते हैं। हमको भी उसे ही बताया गया था कि आप ऐसे उसको शुरू किए, बच्चे हैं, लेकिन बच्चे हैं तो आप तो समझने आओ, तो इतना तो मैच्योर्ड हो ही, कक्षा 8, 9, 10 के बच्चे नहीं हो। एक ही एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, पहले चैप्टर में हड़प्पा काल, ठीक उसके बाद से आ गया है ईरानी आक्रमण,
और वो क्या बोलते हैं वैदिक काल, ये उसी में मौर्य काल, उसी में गुप्त काल, उसी में हर्षवर्धन, खत्म। 5 दिन में वो हिस्ट्री ख़त्म कर देगा वो एनसीईआरटी। वो बच्चों के लिए सामान्य जानकारी के लिए लिखी गई है, बिल्कुल जो बच्चे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके हमारे पढ़ने के लिए नहीं है, सबके पढ़ने के लिए, लेकिन उसका एक स्टेज होता है। अब क्या होगा, किसी ने आपको इतिहास उससे पढ़ाया तो जल्दी से वो पूरा ख़त्म हो जाएगा और आप समझ ही नहीं पाए कि नंद वंश कब आए, सुसुनाग कब आए, हर्या कब आए, तब तक आपने मौर्य काल पहुँच गए। मौर्य काल को समझते कि मौर्य काल क्या है, तब तक कौन सा चैप्टर आ गया, शुंग काल, शुंग काल समझ आ गया। वैसे ही ज्योग्राफी में हुआ, ज्योग्राफी में सिस्टमेटिक पढ़ोगे। मैंने सर का एक वीडियो देखा था, तो अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई उसमें नहीं। वो जो है वेजिटेशन और ये क्या बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन का पढ़ाना, वो जो कृषि का एग्रीकल्चर पढ़ाना, उसने दिखा रहा है कि यहाँ पे ये है, ये है। तो आप जब इसमें जैसे आप इसमें जैसे हम सिस्टमेटिक पढ़ाएंगे उसको क्रमबद्ध में, तो जब हम आपको पूरी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना और बाकी चीज़ों या आउटर जो इलाके हैं और कैसे कौन सी बनी, क्या हुआ, चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, उसमें जब पढ़ते जाएंगे तो आपका एक जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि वो नदी घाटी में कृषि हो रही है कि क्वांटा के मैदान में हो रहा है, कि रियो डी जेनेरियो में हो रहा है, ब्राज़ील के आसपास के इलाकों में हो रहा है, कि मिसिसिपी मसूरी में हो रहा है, कि नील नदी में हो रहा है कि नहीं, कि यांग से टिक्यांग घाटी में हो रहा है, चावल की खेती हो रही है। ये सारा चीज़ एक बार में क्लियर हो जाएगा, लेकिन कोई एक चीज़ देकर पढ़ाएगा तो वो नहीं होगा। यही बात था। आपको हम जब शुरू से लेकर चलेंगे और आपको कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी और आप धीरे धीरे सब सीख जाएंगे, कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और एनसीईआरटी क्या करता है, एक चैप्टर को उठाया फिर दूसरा, क्योंकि वो तो है केवल एक बच्चों को एक सूचना दे रहा है, ठीक है ना। वो आपका कोई कंसेप्ट बिल्डअप नहीं कर रहा है और ना ही कोई सीक्वेंस दे रहा है, वो आपको बस एक सूचना दे रहा है कि हाँ ऐसा भी होता है। इसलिए एनसीईआरटी से दिक्कत हुई आप लोगों को। आयतन घटेगा तो घनत्व नहीं बढ़ेगा। आप मान लो कि 50 किलो के हो, ठीक है, आपका आयतन शरीर का नाप लो, मान लो कि आप 6 मीटर, आपका शरीर का व्यास जो है वो हम ऐसे ही मान लेते हैं कि 4 गुणे 4 इतना ही इंच मान लेते हैं, ठीक है। और आपकी ऊंचाई मान लीजिए 8 फीट होगी कि नहीं। अब आपको हम प्रेस करते हैं, प्रेस करके आपको ये कर देते हैं हम 0.2, इसको कर देते हैं 0.1, इसको कर देते हैं 2, तो वैल्यूम घट गया कि नहीं, आपकी वी घट गया कि नहीं, आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घट गई। लंबाई कितना था आपका, लंबाई था 8, कितना कर दिया मैंने 2। आपकी ये चौड़ाई थी कितनी 4, कितना कर दिया 0.1। आपका जो है ये मोटाई मान लीजिए, इसको मोटाई थी इतनी 4, उसको मैंने 0.2 कर दिया, घट गया, घट गया कि नहीं। तो आपका भार क्या हो जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा। तो डेंसिटी बढ़ेगी नहीं, घनत्व तो बढ़ेगा नहीं। आप यहाँ से निकाल लो ना क्या होगा। अब देखो m बराबर होता है v इंटू डी, तो d बराबर क्या होगा m बाई वी, यही तो होगा कि नहीं। अब यहाँ से देख लो कहाँ गया, d था, तो d बराबर m बाई वी। अगर मान लीजिए कि डेंसिटी जो है वो 5 है, कोई ऐसा रखते हैं जिससे कट जाए तो आपको याद होगा, 4 है, ये 8 है, ये 2 है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को हम, अब देखिए मास तो चेंज होगा नहीं, और देखिए बैठ भी रहा है 4 दूनी 8। अब हम इसको बढ़ाते हैं, वॉल्यूम को बढ़ाकर हम 8 कर दें, तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0 कैसे होगी भाई, 8 से 8 काटने का 0 हो जाएगा क्या,
1 हो जाएगा। तो डेंसिटी कितनी हो गई? 1। अब आप यहाँ गुणा कर लो, m बराबर क्या होता है? v इंटू डी। ये 8 है, v कितना हो गया? 1, d कितना हो गया? 8 बराबर 8। तो यही तो परिवर्तन हो रहा है। आया समझ में? तो वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। अब मैं भूल गया मैं क्या बताने जा रहा था। क्या बता रहा था? आप बता दो। बिग बैंग थ्योरी के पहले अभी क्या बता रहा था? चलिए वहीं चलते हैं। तो जब वॉल्यूम घटा तो डेंसिटी बढ़ी, और डेंसिटी बढ़ी तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ा। और जॉर्ज लेवंथियन ने ऐसा माना, जो सिद्धांत अभी भी अकाट्य है, उसके आगे अभी खोज नहीं हुई, ना उस तरह की कोई जानकारी है। ये माना जाता है कि ऐसा हुआ तो पूरा ब्रह्मांड जो है एक मटर के दाने के बराबर जो आकर टिक गया। अब उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की कोई सीमा नहीं रही, सारे उसमें अंदर आ गए। अब जब ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ा अंदर का, जब एक एक्युमुलेट कोई चीज़ होगा, हाई प्रेशराइज करोगे किसी चीज़ को, तो उसमें क्या होगा? उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। किसी चीज़ को प्रेस करोगे तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर उसका बहुत हाई होगा। तो टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा? टी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो टी बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ा। बढ़ता है कि नहीं? ताप बढ़ने से दाब बढ़ जाता है। तो जब ताप उसके अंदर का हुआ तो उसके अंदर का दाब भी बढ़ा, और दाब बढ़ने से क्या हुआ? वो विस्फोट किया। उसी को जॉर्ज लेवंथियन ने महाविस्फोट सिद्धांत दिया, वो महाविस्फोट का। और फिर उस दाने से फिर उस यूनिवर्स का जो है वो प्रसार हुआ। उसमें से जितने चीज़ टूटे उसमें से तारे बने, सौरमंडल बना, मंदाकिनी बनी, जितनी चीज़ें थी सब वो बनी, और उसका एक्सपेंशन जो है हुआ। अभी भी जो हम आपको एक दिन बताए थे, गर्मी क्यों हो रही है? एक बताया गया था रेड शिफ्ट, और एक बताया गया था वायलेट शिफ्ट। वायलेट शिफ्ट इससे पता चल रहा है कि हमारा यूनिवर्स जो है लगातार फैल रहा है। ठीक है, आप नहीं देख रहे हो, लेकिन जो ऑब्जर्वेटरी लगी हुई है, और बाकी जो ऊपर जो है हब्बल टेलीस्कोप लगा हुआ, हब्बल टेलीस्कोप, हबल एक भूगोलवेता थे। उन्हीं को समर्पित करते हुए कई देशों ने मिलकर एक टेलीस्कोप को जो है अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। जानकारी थी इसको आपको? नहीं थी। इनको अंतरिक्ष में, बाकी जो ऑब्जर्वेटरी होती है, जो भी होता है, वो जैसे नैनीताल में लगा हुआ या कहीं लगा हुआ है, ऊंचाई वाले स्थान पे लगाते हैं। जितनी ऊंचाई पे लगाएंगे उतना ही स्पष्ट चित्र आएंगे वहाँ से। तो हब्बल टेलीस्कोप को वो लगाया गया। वहाँ से पता चलता है कि जितने हमारे पिंड हैं वो सब जो है वो दूर जा रहे हैं। इसके मतलब कोई 2 पिंड यहाँ थे तो इनकी दूरी बढ़ रही है। यानी कि जो लेवंथियन ने कहा कि महाविस्फोट सिद्धांत के बाद, महाविस्फोट के बाद बिग बैंग थ्योरी के अंदर जो बताया था, उसके बाद से जो पूरा यूनिवर्स है उसका प्रसार अभी भी हो रहा है, होता रहेगा। फिर एक ऐसी स्थिति आएगी कि बहुत बड़ा एक, जैसे सूरज है, तो सूरज अगर उस तरह से ख़त्म हुआ तो फिर अपने ग्रहों को ले लेगा, फिर अपने ग्रहों को ले लेगा। अगर उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल पर बढ़ जाए तो वो, अब देखो पूरे, वो अगर बृहस्पति को, शनि को, नेपच्यून को, यूरेनस को, मार्स को, अर्थ को, जब मरकरी को, सबको जब अपने अंदर समाहित कर लेगा, और सोच लीजिए कितना बड़ा है वो बृहस्पति, कितना बड़ा है। जब सबको अंदर अपने ले लेगा और फिर संकुचित होने लगेगा तो फिर उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, तो आसपास को भी खींच लेगा। ऐसे स्थिति आ सकती है कि यही सूरज फिर धीरे धीरे पूरे यूनिवर्स को अपने में खींच ले। तो जॉर्ज लेवंथियन ने कहा कि घटनाएं होती रहेंगी, लेकिन ये घटनाएं कोई 1-2 सालों में नहीं, अरबों साल अरबों सालों में होती हैं।
उसी के तहत कोई ऐसा तारा होगा जिसने अपने पूरे जो है सौर मंडल को या जो भी सबको अपने में समाहित किया और धीरे धीरे पूरे यूनिवर्स को ले लिया। अच्छा देखो, अभी आपके लिए कितना आश्चर्यजनक चीज़ है कि कहाँ 15 करोड़ किलोमीटर दूर जो है वो सूरज है। कितना है? 15 करोड़, लगभग 15 करोड़, 14 कुछ है वो। अब उतना दूर से पृथ्वी को वो खींच लेगा। अभी आपको लग रहा है खींच लेगा? कितना दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन जिस दिन वो खत्म होगा उस दिन वो क्या करेगा? पृथ्वी को खींच लेगा। जब पृथ्वी को खींचेगा तो पृथ्वी के पहले का जो ग्रह बचे हैं वो बचेंगे क्या? मंगल, बुध, शुक्र सभी चले जाएंगे। पृथ्वी के जाने से फिर उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो वो क्या करेगा? बृहस्पति को खींच लेगा, फिर उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी और एक जगह एक्यूमुलेट होता रहेगा वो, फिर आगे के ग्रह ऐसे करके खींच लेगा। इसी का यूनिवर्स जो है जॉर्ज लेमेंटेन ने बताया बिग बैंग थ्योरी के तहत कि वो सब एक्यूमुलेट हो गए और फिर जब उसके अंदर जब एक जगह आएगा और जब कंप्रेस होगा तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, उस टेम्परेचर और प्रेशर से फिर क्या हुआ? वो विस्फोट हो गया और फिर विस्फोट होकर पूरे यूनिवर्स में वो फैलने लगा, जिससे आज यूनिवर्स जो देखते हैं उसी का वो बना हुआ है। और उसी यूनिवर्स के अंतर्गत सबका अपना सोलर सिस्टम था। तो अब पूरे यूनिवर्स के बारे में जानकारी है? अभी भी पूरे यूनिवर्स के बारे में हमारी जानकारी नहीं है। कई ऐसे तारे हैं जो पृथ्वी पर अभी उनके प्रकाश भी नहीं आया। कई ऐसे ब्लैक होल हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं होती। ब्लैक होल क्या होते हैं? आपको खींचता है? नहीं, कोई भी चीज हो उसके सामने से जो गुजरती है, कोई भी चीज, हाँ, वो अपनी तरफ। सही कह रहे हैं वो, सही कह रहे हैं वो। पढ़काया बच्चा वो। ऐसे ही बच्चे चाहिए, बता दे तो हमारा भार कम हो जाए। ब्लैक होल, ब्लैक होल के बारे में जो उन्होंने जानकारी दिया, अच्छी जानकारी दी। अब देखिए हमने जो पढ़ा, देखो कितना कोरिलेटेड है बिना एक जानकारी के। हमने क्या पढ़ा कि कोई ऐसा पिंड है जिसके अंदर इतना घनत्व हो गया, उसका इतना कंप्रेस हो गया या इतना उसका डेंसिटी है कि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी से भी ज़्यादा, इतना ज़्यादा है कि वो दूसरे ग्रह को भी खींच लेगा, किसी दिन सूरज भी खींच लेगा। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका? किताब बंद कर दीजिए, घर पढ़िएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। कौन है वो? बनवाल जी हैं, मेरे साथी हैं, मित्र हैं वो बेचारे। हो गया उनका, चले गए, लड़ाई लड़ी गई। उसमें हमारे मित्र भी हुए। भी बनवाल जी हमारे नीचे रहते थे, ये छोटे थे, बहुत सुंदर थे, अच्छे लोग थे, बढ़िया थे। मैं भी उनकी किताब लेकर एक बार गुजरा, हम कहीं सर आपकी किताब, सर क्या लज्जित कर रहे हैं आप, मजाक उड़ा रहे हैं। हम कहे अब भाग जाएंगे। वो लिख दिया उन्होंने, अच्छा लिखा। अपने नोट्स को भी उन्होंने लिखवा दिया बढ़िया, जैसे उनका अटेम्प्ट ख़त्म हो गया था। फिर ये जैसे कि ये लोग लड़ाई लड़े, उसमें लड़ाई लड़ने के बाद से पहली बार ऐसा हुआ यूपीएससी के इतिहास में कि जो वेटिंग में थे, वेटिंग में जैसे मान लो बहुत लोग आईपीएस होते हैं, परीक्षा देते हैं कि नहीं हैं, आईएएस हो गए, तो वो छोड़ेंगे कि नहीं? वो बताओ, छोड़ेंगे। तो इन लोगों ने लड़ा था, मिश्रा जी थे, अमित मिश्रा, अतुल मिश्रा, ये सब लोग लड़े थे। तो उसमें जो हुआ, पहली बार कोर्ट ने कहा नहीं, तो उसमें 110 या 11 लोगों को हो गया था, पहली बार ऐसा हुआ था। से बनवाल सर भी चले गए। बनवाल सर के पास मेरा वीडियो जाएगा तो समझेंगे, वो मुखर्जी नगर के इंदिरा विकास कॉलोनी में 12/10 के बगल में रहते थे वो। तो मिलते थे, अच्छे आदमी थे। उन्होंने किताब लिखा है, अच्छा लिखा है, मैंने किताब देखा है, आप लोग के लिए अच्छा ही लिखा है। तो लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा उसे, उनकी गलती नहीं हो सकती, मिस प्रिंटिंग उसमें ज़्यादा है। मैंने पढ़ा है इसलिए बता रहा हूँ, देखा है उसको एक बार बहुत पहले, उसमें कहीं कहीं से दिक्कत होगी, उसको आप
यहाँ से सही कर लीजिएगा। तो अब वो इतना बढ़ गया तो वो सबको खींच रहा है। अब देखो सूरज किसी दिन जब मृत अवस्था में जाएगा तो इतना ज़्यादा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा कि वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर से पृथ्वी को खींच लेगा। जाएगा तब की बात है। उन्होंने कहा ब्लैक होल। हमारे अंतरिक्ष में ऐसे पिंड हैं, ठीक है ना, ऐसे पिंड हैं जिनका ग्रेविटेशनल फोर्स आज भी जो है, आज ही की अवस्था में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे पिंडों को क्या बोलते हैं हम? ब्लैक होल। ठीक है ना, ब्लैक होल बोलते हैं। अब ब्लैक होल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां से प्रकाश की तरंगे भी जाती है तो उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो जब प्रकाश, आपको कोई चीज कब दिखाई देता है? आपको कोई चीज कैसे दिखाई देगा? जब प्रकाश की किरण उस पर जाएगी। आपका ये आंख है, आंख है। अब गला हमारा बैठता जा रहा है, दवा काम नहीं कर रहा है, जितना करना था कर चुका है, शरीर भी नहीं ठीक हो रहा है। आपकी मेहनत के लिए आता हूँ, कितने दूर से आप लोग आते हैं, ये तो एक दिन में छुट्टी नहीं लिया मैं। अब देखिए यहाँ पे आपकी आंख है। आप जब कोई चीज़ देखते हो तो क्यों दिखाई देता है? रात को दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। आपके आंख के अंदर क्या है? रेटिना है, रेटिना है, इसमें रॉड्स हैं, इसमें कोन है, आंख के अंदर ये होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोन और वो जो लाइट को एग्जॉर्ब करता है वो करता है। और जब प्रकाश, जब आप जो है, जब यहाँ से प्रकाश आती है तो आपका रेटिना पर उसका जो है वो लाइट पड़ता है, तब हमको दिखाई देता है। अगर लाइट ना हो तो दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही हम यहाँ प्रकाश की किरणें यहाँ से जब गुजरती हैं या हम जानना चाहते हैं तो यहाँ से क्या होती है? वो गायब हो जाती है। क्या होती है? गायब हो जाती है। वो क्या कर लेता है? उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक होल। ब्लैक होल मतलब काला होल। वहां से जब प्रकाश की किरणें ही नहीं वहां से लौट के आएंगी तो आप जानोगे कैसे? तो एक पता चलता है कि जैसे किरणें हमने छोड़ा तो एक पूरा अंधेरा सा कोई ऐसा बड़ा सा भूभाग है जहां प्रकाश की किरणें भी खत्म हो जाती हैं। तो सोचो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना ज़्यादा होगा। ऐसे पिंडों को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक होल बोलते हैं, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती है। अगर इसके पास से कोई ग्रह या ये किसी ग्रह के पास से गुजरे तो उसको वो क्या करेगा? खींच लेगा। ठीक है ना। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पर छोटे छोटे उल्का पिंड गिरते रहते हैं। जब आप रात को गिरते हैं तो क्या करते हो आप लोग? पूजा पाठ करते हो। हाँ, 5 फल का नाम ले लो। पहले बचपन में वहाँ से टूट के ऐसे गिरता था, स्ट्राइट जलता हुआ ऐसे गिरता था, जल्दी से नाम लो। हम आँख बंद करके हाँ सेब, केला, अनार ये फला फला करते थे, क्योंकि वो छोटे होते हैं तो जल के ख़त्म हो जाते हैं, बड़े होते तो पृथ्वी तक आप आ जाते। आते कि नहीं? भारत में ऐसा कुछ हुआ है घटना कभी? याद है? कोई क्वेश्चन आया उसको? झील बन गई। कौन सी झील बनी? लुनार झील। लुनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में बड़ा सा उल्का पिंड था। उस समय का जो जनसंख्या होगा वो बहुत प्रभावित हुआ होगा। वो आकर उसमें गिर गया, वो ऊपर नहीं जल पाया तो वहाँ पे एक झील बन गया। और जो डायनासोर और बाकी जो जानवर मरे थे वह इसी से मरे थे कि बहुत बड़ा उल्का पिंड आकर टकराया था अफ्रीकी और बाकी महाद्वीप पर, जिसमें कई सालों तक सूरज की रोशनी नीचे नहीं आई, तो सब वनस्पतियाँ सब नष्ट हो गई। जहाँ गिरा था उसका इम्पैक्ट उसके आसपास एक परमाणु बम की तरह होता है, रेडिएशन नहीं होता है बस, बाकी उसी तरह से होता है। तो सब जला फला के उसने ख़त्म कर दिया। तो वैसे उल्का पिंड की तरह वो खींच लेता है उसको, तो ब्लैक होल सारा खींच लेगा उसको, तो उसका ग्रेविटेशन कुछ ज़्यादा होगा। आप यहाँ पे देखो, इसी सिद्धांत के तहत बने वो, तो जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी वो ऐसा एक पिंड बन जाएगा
जो ब्लैक होल हो जाएगा, जहाँ से प्रकाश की किरणें गुजरेंगी नहीं, खत्म हो जाएगी। आया समझ में इतना? अब हम जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, बाद में हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, मानव भूगोल। तो आप देखो कल से उसको देख के आना, क्या पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में। अब देखो वहां से जॉर्ज लेमेंथियर ने बिग बैंग थ्योरी के तहत जो है वो बिग बैंग थ्योरी के तहत इसे बता दिया, अब पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई। पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई। अब हमको क्या पढ़ना है? अपने ग्रहों के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है। बाकी ग्रहों के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जान ही जाओगे। क्वेश्चन तो आपको आना है पृथ्वी से। अब हम इस बिग बैंग थ्योरी, मटर के दाने से यात्रा करके कहाँ पहुँच रहे हैं? पृथ्वी पर। तो जैसे सबको पता है कि पृथ्वी जब उसी विस्फोट से सूरज बना, चंद्रमा तो बाद में बना, पृथ्वी से टूटने से बना, उसी विस्फोट से जब ग्रहों की उत्पत्ति हुई, बाकी चीज़ों की उत्पत्ति हुई, तो ये भी क्या होगा? शुरू में गर्म आग का गोला होगा। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई तो क्या इसमें समुद्र होगा? नहीं होगा। पृथ्वी घूर्णन वैसे ही करती रही जैसे आज कर रही है, थोड़ा सा उसका स्पीड कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि पहले एक जगह था पूरा भाग, अब वो सब महाद्वीपों, कॉन्टिनेंट की वजह से छितरा हुआ है। तो पृथ्वी ठंडी हुई तो सबसे पहले क्या बना? बृहत महाद्वीप बना, लार्ज जो है वो कॉन्टिनेंट बना, उसका नाम था पैंजिया। क्या नाम था? पैंजिया। यहीं से आपकी यात्रा शुरू होगी पृथ्वी की। पैंजिया बना और उसके चारों ओर ठंडा होते होते बारिश हुई, भाप बना, फिर गिरा, भाप बना, फिर गिरा, ऐसे करते 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 ठंडा हुई। तो ये क्या, यहाँ पर समुद्र में उसको क्या बोलते थे? पैंथेलॉसा। ये दो चीज़ बने, पैंजिया और पैंथेलॉसा। लेकिन आज अब देखो वहाँ, अब देखो जॉर्ज लेमेंथियर, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। उसी तरह आगे जब आएंगे तो वेगनर हैं, अल्फ्रेड वेगनर। साफ लिख दे, नहीं तो अब नया नाम आपने सुना होगा, वेगनर। वेगनर ने जो है वो महाद्वीपीय सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये उन्होंने दिया। अब आप देखो, इसको एक ही जगह था, इसको इन्होंने देखा था क्या? वेगनर ने। और एक मटर के दाने के बराबर था, जॉर्ज लेमेंथियर ने देखा था क्या? दोनों में किसी ने नहीं देखा था। लेकिन जो घटना इस समय हो रही है और जैसी होनी चाहिए, उस आधार पर उसकी व्याख्या की गई। और दोनों लोग संसार में नहीं हैं, और दोनों लोग ने अपने तर्कों का जो एविडेंस दिए उस पर सटीक बैठता है। आज भी यूनिवर्स का फैलाव हो रहा है और आज भी महाद्वीप जो है वो विस्थापित हो रहे हैं। ये तो दिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो इसके आधार पर वो सही था। जैसे वेगनर ने कहा, दोनों को एक साथ समझिए आप। जॉर्ज लेमेंथियर ने कहा, समझ ज़्यादा हो गया, यही रहने दे, यही रहने देते हैं, इस बात को यही खत्म करें, फिर थोड़ा सा बढ़ा दें। जैसे जॉर्ज लेमेंथियर ने कहा कि एक जगह था, इतना उसकी डेंसिटी बढ़ गई, उतना उसका टेम्परेचर बढ़ गया कि वो क्या हुआ? विस्फोट होना था कोई चीज़ का, इतना होगा। कोई गैस सिलेंडर में 14 किलो गैस भरते हैं, उसमें 50 किलो भर देंगे तो क्या होगा? फटेगा तो आग भी लग जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो। इन्होंने भी
इसी के अनुसार इन्होंने भी कहा कि सभी पेंजिया था, पैंथलोसा था, और फिर जो है वो कार्बोनिफेरस युग में, युग भी पढ़ेंगे हम, युग को लिखा देंगे आपको, ठीक है ना। जो महायुग होंगे उसमें हिमकाल, वर्षा काल, ये सब आपको याद होने चाहिए, तब आगे समझ में आएगा। कोई ऐसा नहीं है कि आप उसको रटी लो, आप उसको सामने रखोगे तो याद होगा। इन्होंने कहा कि कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया जो था वो टूट गया, टूट के दो भागों में बट गया, एक ऊपर एक नीचे। उसको क्या बोलते थे? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। फिर उसमें से अब पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा आपको यूपीएससी में कि आइसलैंड किसका भाग है। अब वो टूट के क्या हुआ, उधर ऊपर के जो विश्व देखा के ऊपर के जितने देश बने, महाद्वीप बने, वो सब उससे बने, और नीचे के जो भी देश हैं वो किससे बना? गोंडवाना लैंड से। तो दक्षिण का पठार किससे बना है? गोंडवाना लैंड से, क्योंकि वो नीचे था। अभी भी भारत की स्थिति क्या है? मुख्य रूप से जो भारत की स्थिति है वो 8-4 की है। तो कभी 0 था, अब ये उत्तर और पूर्व की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये लगातार बढ़ रहा है ना ये। अब किसी दिन 8 जो है वो 6 हो जाएगा, किसी दिन 8 हो जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो दोनों का अलग अलग सिद्धांत है, दोनों ने सटीकता के साथ अपनी व्याख्या की। आज भी हम देख रहे हैं, देखो ये भी मर गए, वो भी मर गए, इनको भी देखा कि आज भी यूनिवर्स का फैलाव। अब तो जब वो मरे उसके बाद से तो बहुत खोज हुई, अब तो हम अंतरिक्ष में भी जा रहे हैं, वहां जाकर देख रहे हैं। हब्बल टेलीस्कोप लगा दिया गया, मुझे लगा आज से ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लगा 10-15 साल पहले लगा था हब्बल टेलीस्कोप। और उसके बाद से वैगनर का भी सिद्धांत हम देखते हैं कि इन्होंने कहा था कि एक था और टूट गया, टूट के लगा। आज भी तो वो देख रहे हैं कि शिफ्ट हो रहा है, अफ्रीका और वो महाद्वीप ऊपर की तरफ जा रहा है, और दोनों अमेरिका जो है इधर की तरफ जा रहा है। और समुद्र के अंदर जो रिफ्ट थी वो क्या होगा, वो फैलता जा रहा है। मान लीजिए कि पहले इतनी थी कि किसी आदमी ने पहले गया तो देखा इतनी गहराई थी, अब वो फैल के ऐसे हो रहा है, यानी कि वो शिफ्ट हो रहा है। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्टिव जो है वो वर्क होंगे, ये भी हमको पढ़ना है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। इस महाद्वीपीय विस्थापन की वजह से प्लेटें जब हटेंगे तो कहीं कंस्ट्रक्शन होगा, कहीं डिस्ट्रक्शन होगा, कहीं ऐसा होगा लावा निकल के एक नया द्वीप बना लेगा। जब हटेगा ऊपर से मोटाई कम होगी, नीचे का जो लेयर पतला होगा, उस पर लावा का नीचे का प्रेशर पड़ेगा तो टूटेगा, टूटने के बाद लावा निकलेगा तो एक नया द्वीप बन जाएगा। और अगर वो महाद्वीप किसी दूसरे महाद्वीप से टकरा रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, उस महाद्वीप के किनारे जो है टूटेंगे, एक दूसरे के नीचे धंसेंगे, तो क्षेत्रफल वो उस महाद्वीप का कम होगा। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो यूरेशियाई प्लेट के नीचे घसक रहा है, इसी की वजह से जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई है, और यही कारण है कि हिमालय की हाइट बढ़ रही है। अब एक दिन में नहीं बढ़ती है, एक साल में नहीं बढ़ता है, 20-25-30 सालों में जाकर कुछ मिलीमीटर बढ़ता है। ऐसा समझ में ना, क्योंकि इसकी इतनी स्पीड होती तो आप रोज़ हिलते, ये मकान नहीं टिक पाते, बहुत ही हल्की गति से वो चल रहा है, उसी से भूकंप आता है। तो हमको आगे भूकंप भी पढ़ने हैं, भूकंप के प्रकार पढ़ने हैं, पढ़ना है कि नहीं, भूकंप की तरंगें पढ़नी है, पढ़ना है, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, लॉन्ग वेव्स पढ़ना है। सबसे ज़्यादा नुकसान कौन करता है, सबसे पहले आपको कौन सा मिलता है, भूकंप का केंद्र किसे कहते हैं, भूकंप का अधिक केंद्र किसे कहते हैं। सुना होगा, पेपर में आता रहता है कि भूकंप का केंद्र ये था, अधिक केंद्र ये थी, गहराई में ये था। रिक्टर स्केल पढ़ना है। रिक्टर स्केल पे क्या होता है, 2 स्केल है, रिक्टर और मार्कोली स्केल। मार्कोली स्केल को नहीं पढ़ते हैं, उस पर सही नहीं आता है। रिक्टर ने जो थे वो एक रिक्टर जो थे वो गणितज्ञ थे, उन्होंने उसको बताया, उसको हम लोग पढ़ते हैं कि रिक्टर स्केल पे होता है। कितने खाने बने हुए हैं, 1 से लेकर 10 तक,
एक यूपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ है, उसने पूछा कि 1 से 10 तक खाने पर सही है, हर अगला खाना अपने से 100 गुना जो है तीव्रता को दर्शाता है, सही है नहीं सही है? यही गलत है, 1 से 10 गुना तीव्रता को बताता है वो। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, इसको ठीक से आप पढ़ोगे तो सिस्टमेटिक रूप से चलते रहेंगे। तब हम क्या पढ़ाएंगे आपको आगे? ओशियन ज्योग्राफी, क्लाइमेट ज्योग्राफी, ठीक है, ये पढ़ोगे आप। फिर प्लेटू, माउंटेन, कौन माउंटेन कैसे कैसे हैं वो पढ़ोगे। फिर तो फॉर्मेशन पढ़ोगे आप उसको। फिर आप विंड पढ़ोगे, हवा कैसे चलती है। फिर आप क्या पढ़ोगे उसमें? वेव्स पढ़ोगे, जलधाराएं पढ़ेंगे, वर्षण पढ़, ऐसे करके आपका जो है फिजिकल ज्योग्राफी खत्म होगा। और जब फिजिकल ज्योग्राफी खत्म होगा तो ह्यूमन ज्योग्राफी हो सकता है कि आप पढ़े ही ना, सब समझ में आ जाए। जब हम वर्षा पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे नहीं वर्षा कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रहा है। फिजिकल ज्योग्राफी में जब हम ओशिनोग्राफी पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे नहीं कि कौन सा तट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। जब हम आपको समुद्री धाराएं पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे नहीं कि कौन सा तट किससे प्रभावित हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, कहाँ वर्षा होगी। तब आप समझोगे कि महाद्वीपों के आंतरिक भागों में जलवायु चरम क्यों होती है। जैसे यूपीएससी ने पूछा कि क्लाइमेट जो है एक्सट्रीम होता है, कहाँ होता है? महाद्वीपों के आंतरिक भागों में, क्योंकि वहाँ पे मानसूनी हवाएं वहाँ अंदर तक नहीं पहुँच पाती है। जितनी बारिश आपकी हिमाचल प्रदेश में और बाकी जगह हो रही उतना ही लद्दाख में होती है क्या? लद्दाख को बोला जाता है सूखा पहाड़ है, वर्षा की मात्रा कम होती है, तो बृहस्पति भी क्या होती है? कम होती है। फिर आपको लाइनें पढ़नी पड़ेंगी, आपको क्षेत्र पढ़ने पड़ेंगे, क्या क्या उसमें है। आइसोबार लाइन किसे कहते हैं, आइसोगोनिक लाइन किसे कहते हैं, आइसोहेलाइन किसे कहते हैं, सम लवणता रेखा, सम ताप रेखा, सम दाब रेखा, सम वर्षा रेखा। इसको आप पढ़ेंगे तो एक क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे वर्षा होती है। समुद्र की लवणता के क्या कारण है, खारता क्यों ज़्यादा होती है, किस में मापते हैं उसको। ये सब सिस्टमेटिक आएगा, एक दिन में नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, वो सब खत्म हो जाएगा। तो कल से हम शुरू से उसको देखेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकली तो